हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एमसीक्यू में एनएचआरसी और एसएचआरसी और जीएसटी का। ठीक है, तो ये एमसीक्यू होगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका एनएचआरसी और एचएसआरसी और जीएसटी जो है आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और टेलीग्राम चैनल है मेरा वेब्स एकेडमी 24। ओके, तो हमारा जो एक मुहिम है कि पहले क्या करवाते हैं हम लोग, कि पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं टॉपिक का। तो एनएचआरसी यानी इसका जो फुल फॉर्म हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। तो ये कैसा है, बॉडी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है। तो ये आप याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य है मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना। ओके, स्थापना कब हुआ था? स्थापना वर्ष है इसका 1993 में, 1993 में, याद रखिएगा। और कौन सा कानून आया था आपका? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है आपका, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? आपका नई दिल्ली में। ओके, तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका है। और मानवाधिकार का परिभाषा क्या है? मतलब मानवाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त, ठीक है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित हो और जीवन स्वतंत्रता एवं समानता और एवं गरिमा से जुड़े हो, उसी को क्या बोला जाएगा? मानवाधिकार बोला जाएगा। अब इसका कंपोजिशन क्या है, यानी संरचना क्या है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ना इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य कौन से होते हैं? एक सदस्य जो होते हैं पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। आपका उच्च न्यायालय का मतलब जो सेवानिवृत्त हो, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकते हैं। और 3 सदस्य जो होंगे मानवाधिकार से संबंधित अनुभव रखने वाले, जो ज्ञान वाले। जो पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, राष्ट्रीय महिला, मतलब जो 3 सदस्य जो होते हैं ना, आपका जो मानवाधिकार से संबंधित अनुभव या ज्ञान रखने वाले होते हैं। और फिर जो होते हैं पदेन सदस्य जो हो जाते हैं, मतलब जो अगर राष्ट्रीय महिला आयोग का जो भी सदस्य रहेगा ना, तो वो इसका क्या होंगे, आपका एनएचआरसी का वो भी एक सदस्य होंगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होंगे वो होंगे, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे वो भी होंगे। ठीक है, और एक अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उनके भी अध्यक्ष होंगे इसका सदस्य, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भी सदस्य होंगे इनका। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे एनएचआरसी का, और दिव्यांग जन अधिकार आयोग का भी सदस्य होंगे। तो ये आप याद रखिएगा। ये सब क्या है ना, ये आपका पदेन अध्यक्ष जो पदेन सदस्य हो जाते हैं, ठीक है, जो इनका अध्यक्ष रहते हैं, जो चेयरमैन रहेंगे आपका, जैसे वो आपका ओबीसी का, सॉरी ओबीसी का नहीं यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपका आपका एससी का, एसटी का जो भी है, उनके अध्यक्ष जो हो रहेंगे आयोग के, वो भी इनके आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी पदेन सदस्य हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है इनका नियुक्ति का प्रक्रिया क्या है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या करता है आपका, इसमें एक जिसकी सिफारिश जो करता है ना, एक समिति के द्वारा होता है, जिसका जो समिति का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं और गृह मंत्री रहते हैं, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा और लोकसभा के भी नेता प्रतिपक्ष रहेगा। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होता है, आप याद रखिएगा, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष उनकी अगर आयु हो जाता है जो अध्यक्ष बनेंगे, तो वो जो भी पहले हो इनसे उनका हटा दिया जाएगा। ओके, अगला हम लोग क्या है कि कार्य एवं शक्ति इनका जानते हैं। जांच संबंधी कार्य क्या है? मानवाधिकार का उल्लंघन की शिकायत की जांच करना, ठीक है, स्वतः संज्ञान सो मोटो भी लेने का अधिकार है इनके, हिरासत, आपका मृत्यु, पुलिस अत्याचार आदि की भी ये जांच कर सकता है। सिफारिशें शक्ति क्या है आपकी? सिफारिश क्या कर सकते हैं? सरकार को मुआवजा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश ये दे सकते हैं। कानूनों की समीक्षा और सुधार सुझाव का भी ये मतलब क्या सिफारिश कर सकते हैं। अन्य कार्य क्या है? मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अध्ययन करना है, एवं जो जेलों एवं संरक्षण गृहों का निरीक्षण भी करना है। ध्यान देने वाली बात है कि एनएचआरसी के निर्णय जो होता है बाध्यकारी नहीं होता, केवल सिफारिशात्मक होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं, आज का पहला हम लोग का जो प्रश्न आ गया आपका, क्या आ गया
कि मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो किस अधिनियम अभी हम लोग पढ़े थे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है? क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। यह अधिनियम जो है ना भारत में मानवाधिकार को सुरक्षा, संवर्धन और आपका प्रवर्तन के लिए एक वैधानिक ढाँचा भी प्रदान करता है। तो आप याद रखिएगा एनएचआरसी कोई संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप याद रखिएगा वैधानिक बॉडी है। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाने वाले व्यक्ति को निम्न में से क्या होना आवश्यक है? तो ये आपका क्या होना आवश्यक है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तो आपका सीजेआई होना चाहिए, वो भी पहले, ठीक है? क्या है कि एनएचआरसी का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है ना, जो भारत का सेवानिवृत्त मतलब फॉर्मर सीजेआई हो या जो प्रावधान है आयोग की स्वतः और निष्पक्षता का मतलब ये सुनिश्चित करता है। क्यों ऐसा बनाया गया? आपका स्वायत्तता ऑटोनोमस और निष्पक्ष जो है आपका उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा कौन एनआरसी एनएचआरसी का सदस्य नहीं होता? तो हाई कोर्ट का तो होता है, आपका उच्च न्यायालय का भी मतलब उच्चतम कोर्ट का जो है ना, आपका ये भी होता है और ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी होता है। लेकिन आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो होता है, वो एनएचआरसी का सदस्य नहीं होता है। एनएचआरसी में ये क्या होता है आपका पदेन सदस्य होता है, ठीक है? जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो होता है ना एनएचआरसी का पदेन सदस्य नहीं होता है, एनएच राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एनएचआरसी की अनुशंसा की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्या होता है, सिर्फ़ सलाहकारी यानी सिफ़ारिश होता है, ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं। एनएचआरसी की सिफ़ारिश जो होता है कानूनी रूप से क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होता है और सरकार यह संबंधित जो है प्राधिकरण पर इन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये इन्हें ना मानने का कारण बताना तो पड़ेगा आपको, तभी ये होता है। यही कारण को क्या होता है कि एनएचआरसी को अक्सर क्या होता है कि आपको दाँत रहित शेर भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आप याद रखिएगा टू टूथलेस टूथलेस आपका टाइगर बोला जाता है। तो ये याद भी रहिए रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका मतलब जो ये प्राधिकरण पर जो सरकार और ये संबंधित जो प्राधिकरण होते हैं, आपका ट्रिब्यूनल होते हैं, इनके मतलब जो कानूनी जो निर्णय होता है सिफ़ारिश, इन्हें मानने के लिए अनिवार्य नहीं है। इन्हें ना मानने पर क्या होता है ना, कारण बताना पड़ता है, लेकिन यही कारण है कि एनएचआरसी को अक्सर क्या कहा जाता है, दाँत रहित शेर। दाँत तो है मतलब सॉरी शेर तो है लेकिन इसके पास दाँत ही नहीं है, तो क्या कर सकता है, ठीक है? 5वाँ प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एनएचआरसी किस प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करता है? तो ये कौन-सा करता है? सॉरी नहीं करता है, ओके? यहाँ पे देखिएगा नहीं कर सकता है, तो ये सशस्त्र बल द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन जो होता है, उसका ये जाँच नहीं करता है। क्या कहा गया है ना कि एनएचआरसी को सशस्त्र बलों आर्म फोर्स के मामलों में सीमित अधिकार प्राप्त है। क्या है कि वह सीधी जांच नहीं कर सकता है, बल्कि केवल क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, मतलब ये क्या करे एनएचआरसी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा और सिफारिशें कर सकता है। और ये जो है ना प्रावधान जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था को ध्यान में क्या रख कर किया गया है कि आप ये सशस्त्र मतलब आपका सशस्त्र बलों का मतलब द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन को अलग रखा गया है, ठीक है? राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑटोनॉमस के कारण, ठीक है? ऑटोनॉमी के कारण। आपका अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है आपका कि पहला जो कथन है कि एनएचआरसी स्वतः संज्ञान लेकर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जाँच कर सकता है, तो ये हमारा सही है, ठीक है? एनएचआरसी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्य करता है, तो ऐसा हमारा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्योंकि एनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण जो है अधिनियम है, उस एक्ट 1993 के तहत ये कार्य करता है। तो ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं और अभी भी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है? तो ये आप याद करते चलिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है क्या कि आपका एनएचआरसी को किस मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच कितनी समय की सीमा के भीतर करनी होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये आप को क्या है आपका आंसर है घटना के 1 वर्ष के भीतर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो एक्ट 1993 के अनुसार कहा जाता है ना कि एनएचआरसी को आपका क्या है 1 वर्ष के लिए आपका अधिक पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता है। अगर एक 1 से वर्ष का मतलब अगर
अंदर ही अगर कोई मामला है ना तभी उसका ये जाँच कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पुराने और लंबित मामलों से बचाना होता है, ठीक है? इसको बचना होता है। अपवाद में अगर होता है कि यदि मामला न्यायालय में लंबित है, तो आरसी जाँच नहीं करता है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि 1 वर्ष भीतर का ही जो मामला रहेगा ना, उन्हीं को ये एनएचआरसी जाँच कर सकता है, इसके बाद नहीं कर सकता है। तो ये भी एक इसका आप खामियाँ ही जोड़िए इसे, ठीक है? अब 8वां प्रश्न है कि एनएचआरसी की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो किसके समक्ष की जाती है? तो आपका राष्ट्रपति के, ठीक है? एनएचआरसी जो वार्षिक रिपोर्ट अपना सौंपता है ना, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। जिसके बाद क्या होता है क्या होता है संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और इस इससे क्या होगा ना कि आयोग की संसदीय निगरानी सुनिश्चित होती है, ठीक है? आपका पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इस पर सुनिश्चित हो जाती है कि क्या-क्या ये जाँच किया, ये अपने रिपोर्ट में बताया, ठीक है? 9वाँ प्रश्न जो हमारा है कि एनएचआरसी को निम्नलिखित में कौन-सी शक्ति प्राप्त है? तो कौन-सा प्राप्त है आपका सिविल जो है ना न्यायालय जैसी शक्तियाँ एनएचआरसी को प्राप्त है। एनएचआरसी को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ प्राप्त होता है। जैसे क्या होता है कि गवाह को बुलाया जाएगा, दस्तावेज माँगा जाएगा, आपका शपथ पर बयान लिया जाएगा, लेकिन ये दंड नहीं दे सकता है। ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 10 नंबर कि एनएचआरसी के सदस्यों के जो है ना कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे 3 वर्ष या इसके 70 वर्ष तक आयु तक, ओके? तो ये हम लोग और इनका जो होता है ना पुनर्नियुक्ति नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं होता है। एक बार अगर नियुक्ति हो गया एनएचआरसी के जो भी सदस्य बन गए दोबारा ये नहीं बन सकते। तो ये भी आप याद रखिए, ओके? 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में में से कौन एनएचआरसी की समस्या से संबंधित सही कथन नहीं है? तो आप याद रखिएगा कुल 3 सही कथन है, ठीक है? सही कथन है, सॉरी। सही कथन कौन है? तो ये याद रखिए कुल 3 सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। केवल न्यायिक सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुसदस्यीय योग है, तो ये तो आयोग है, तो ये सही है। सभी सदस्य कार्यपालिका से होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनएचआरसी एक बहुत स मतलब आपका सदस्यीय योग है, मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें क्या होता है अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य होते हैं, मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, जैसे आपका एससी, एसटी, ओबीसी सॉरी एसटी, एससी और माइनॉरिटी जो आयोग है उसके आपके अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीजन का है मतलब कथन और कारण पर है। क्या है आपका कथन क्या है कि एनएचआरसी मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये आपका बताना है, तो ये भी आपका क्या है सही है। मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा क्यों देता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो एनएचआरसी को अनुसंधान और जागरूकता का दायित्व देता है, जिससे क्या है इसके लिए क्या करता है आपका रीजन ये हो गया और कारण मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया दोनों सही हो गया। ठीक है? एनएचआरसी एक प्रमुख कार्य है का एक प्रमुख कार्य कौन-सा है आपका? मानवाधिकार को शिक्षा देना, सेमिनार लगाना, शोध करना, आपका प्रशिक्षण करना, यह कार्य सीधा क्या होता है अधिनियम द्वारा सौंपा गया है एनएचआरसी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 13 नंबर कि एनएचआरसी निम्नलिखित किस आधार पर स्वतः संज्ञान ले सकता है? तो किस आधार पर ले सकता है? ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही लेता है। तो ये आप याद रखिएगा। केवल केंद्र सरकार के निर्देश पे नहीं लेगा, न्यायालय के आदेश पर नहीं लेगा, केवल पीड़ित की शिकायत पर नहीं लेगा। ये जब तक मीडिया रिपोर्ट के आधार नहीं होगा तब तक ये नहीं लेगा, ठीक है? एनएचआरसी का मतलब जो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति क्या है समाचार पत्रों पर हो गया, मीडिया रिपोर्ट्स का हो गया, सार्वजनिक सूचना के आधार पर जाँच करने का मतलब ये जाँच प्रारंभ करने की अनुमति देती है। अगला जो हमारा क्या है प्रश्न 14 नंबर एनएचआरसी को किस मामले में अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ जो देने की सिफारिश करने का अधिकार है? यह राहत किस प्रकार की होती है? तो ये आपका क्या है सलाहकारी होता है। ये भी आप जानते हैं ना दंडनात्मक होता है, ना बाध्यकारी होता है, ना संवैधानिक होता है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये एनएचआरसी का अंतिम राहत की सिफारिश कर सकता है, लेकिन वह किसी प्रकार का दंड या बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, क्या करा 15 नंबर निम्नलिखित में कौन-सा कार्य एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन-सा नहीं आता है आपका? तो यह हमारा आंसर जो हो जाएगा संविधान संशोधन का प्रस्ताव। देखिए आपका जेलों और सुधार गृहों में निरीक्षण आप पहले पढ़ चुके हैं। मानवाधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अध्ययन कर चुके हैं। मतलब ये करना होता है, ठीक है? मानवाधिकार शिक्षा का प्रचार ये आपका एक्ट में ही दिया हुआ है, तो ये सब करता है, जेलों का निरीक्षण करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अध्ययन करता है, जागरूकता एवं शिक्षा आपका देता है,
संविधान संशोधन का प्रस्ताव ये ना देना केवल संसद का अधिकार है, ना कि आपका एनएचआरसी का है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित आप कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में मुआवजा की सिफारिश कर सकते हैं, तो ये आपका कर सकते हैं, ये आपका सही है स्टेटमेंट पहला। और एनएचआरसी को अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हम लोग पढ़े थे, आप जाके देखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो ऐसा शक्ति इसको एनएचआरसी को प्राप्त नहीं है, ये आप याद रखिएगा। मुआवजे का सिफारिश सिर्फ कर सकता है, अवमानना का शक्ति कोई प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 17 का कि एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हमारा राष्ट्रपति करता है। ओके, एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये नियुक्ति जो होता है ना, उच्च स्तरीय जो चयन समिति के सिफारिश पर होता है, जिसमें क्या होता है, पीएम जो होता है इसका समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और आपका विपक्ष के नेता होते हैं इसमें शामिल। तो ये आप याद रखिएगा, आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, और इससे भी आपका रिकॉल होते जा रहा है। ओके, अगला जो है एनएचआरसी को अक्सर टूथलेस टाइगर, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, इसका मुख्य कारण क्या है ये पहले देख लीजिए। तो क्या कारण है हमारा कि ये सिफारिश करता है लेकिन बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब आपका शेर तो है भाई, शेर ये शेर है, लेकिन इसका क्या है, आपका शेर है लेकिन ये क्या है, इसका जो दांत है ना, दांत ही निकाला गया है। तो ये शेर तो है लेकिन इसका दांत निकाल दिया गया है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा कौन सा टॉपिक आ गया, अब सेकंड आ गया आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी HHSHRC। ठीक है, नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो हम लोग अभी पढ़े थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये क्या है, हम थोड़ा सा जानते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग, एक वैधानिक, ये भी स्टेचुरी बॉडी है। स्थापना क्या हुआ था इसका, इसका हुआ था मानवाधिकार संरक्षण, जो आपका आपका मतलब जो आपका मानवाधिकार संरक्षण था ना, उसके अधिनियम जो हम लोग एनएचआरसी का जिससे हुआ था, उसी से इसका मतलब अधिनियम से एक्ट जो आया था 1993, उसी के तहत ये इसका स्थापना किया जाए की गई थी। ठीक है, एचएसआरसी का परिभाषा क्या है, इसको हम लोग राज्य स्तर पर मानवाधिकारों को संरक्षण, संवर्धन, उल्लंघन की जांच करने वाला आयोग एचएस मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहलाता है। ओके, एसएचआरसी कहलाता है। और ये क्या होता है ना, इसका गठन जो होता है आपका स्थापना तो हो गया, आपको पता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा, लेकिन ये गठन कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा करता है। और इनका जो नेचर कैसा है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, ये वैधानिक है, क्योंकि आपका एक्ट से आया है, आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत से आया है। इसकी संरचना थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या है, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, तो आप याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के आपका मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और एक न्यायिक सदस्य होते हैं, जो उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश होता है। और एक गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, जो मानवाधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। और इनका एचएसआरसी के प्रमुख कार्य क्या क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन का जांच करना है आपका, और सो मोटो ये भी स्वतः संज्ञान का कार्रवाई कर सकते हैं, जेलों एवं सुधारों गिरोह का निरीक्षण कर सकते हैं, पीड़ित को मुआवजा की सिफारिश कर सकते हैं, और मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं। इनका शक्तियां जरा थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका सिविल न्यायालय जैसे शक्ति है, गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों को मांगना है, सरकार को सिफारिशें करना है। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें क्या है कि एचएसआरसी जो है ना, ये दंड नहीं दे सकता है, जैसे एनएचआरसी दंड नहीं देता था, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होता है, सिर्फ सलाहकारी होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसका, वो हम चलते हैं। पहला जो हमारा इसका प्रश्न है कि आपका राज्य मानवाधिकार आयोग जो है आपका की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आपका हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या है कि राज्य सरकार द्वारा ये की जाती है, और ये क्या है, एक वैधानिक बॉडी है, ये भी आप स्टेचुरी बॉडी है, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए हमारा क्या आंसर कौन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगला जो हमारा चलते हैं कि एचएसआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो सेवानिवृत्त जो होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को किया जाता है।
आपका किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही इनको मतलब अध्यक्ष बनेंगे और ये प्रावधान इसलिए भी किया जाता है जो निष्पक्षता बढ़ता है और इनका स्वतंत्रता जो होता है ना सुनिश्चित होता है, इसीलिए इनको किया जाता है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है एचएसआरसी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका अध्यक्ष प्लस आपका 2 सदस्य। 2 सदस्य कौन होते हैं? आपका एक न्यायिक सदस्य होते हैं और एक मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। कुल 3 सदस्य होते हैं। वहाँ पे आपका 3 ही सदस्य नहीं होते हैं और भी सदस्य होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा एनएचआरसी में। तो ये आपका याद रखने योग्य बातें हैं, यहीं पे आपको फँसाएगा, ठीक है? आपको कंपैरिज़न करने के लिए आपको दे सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। 5वां नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि आरसी को किस प्रकार के मामलों का जाँच करने का अधिकार नहीं है, तो कौन-सा नहीं है? सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों को, वहाँ भी यही चीज़ है था एनएचआरसी में भी। क्या है कि आर्म फोर्स से जुड़े जो मामले हैं, कोई प्रत्यक्ष जाँच करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामला केवल क्या होता है, रिपोर्ट आप माँगने तक सीमित भूमिका इनका आप रिपोर्ट माँग सकते हैं, बाकी आप मामले का जाँच नहीं कर सकते। छठा जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एचएसआरसी की जो है किसी मानवाधिकार का उल्लंघन की जाँच की समय सीमा क्या होता है? तो इसका भी 1 वर्ष के भीतर वाले होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कहा गया है कि 1 वर्ष से पुराने मामलों की जाँच एसएचआरसी नहीं कर सकता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं कर सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन-सा हो गया? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, 7वां नंबर आज का हमारा क्या प्रश्न कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि एचएसआरसी के संबंध में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में कथनों पर विचार किया। पहला क्या कथन कह रहा है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्वतः संज्ञान लेकर मामलों की जांच कर सकता है, तो ये कर सकता है, फर्स्ट हमारा सही है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, ह्यूमन राइट कमीशन को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है, तो ये भी प्राप्त है, तो हमारा दूसरा नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि सिविल कोर्ट जैसी शक्ति प्राप्त है, गवाह बुला सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है सिविल कोड का यही मतलब आपका अधिकार शक्तियाँ होती हैं। आपका आपका प्रश्न जो 8वां है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? तो ये राज्यपाल को करेगा और एनएचआरसी जो करता है राष्ट्रपति को करता है। और ये क्या होता है राज्यपाल को सौंपता है, जिसके बाद क्या होता है ये राज्य विधान मंडल जो होता है उसके समक्ष ये प्रस्तुत होता है। तो इससे क्या होता है मतलब इसकी भी मतलब क्या है कि इसकी निगरानी भी जाँच के अब हमारा जो है देखिए, मैं एचएसआरसी के बारे में इतना प्रश्न इसलिए ही कम क्यों लगाया, इसके पीछे रीज़न है कि क्योंकि फिर आपको बार-बार वही चीज़ रिपीट होते जाएगा। इससे क्या है कि हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होते जाएगा, आपको नॉलेज भी बढ़ते जाएगा, तो इसलिए मैं जीएसटी को लगाया हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आपका जब हम इकोनॉमिक्स का अगर मतलब एमसीक्यू करवाएँगे, वहाँ पे भी आएगा, लेकिन तब भी हम लोग पहले से जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये मुद्दा आपका पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो क्या है हमारा जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओके। जीएसटी क्या होता है वस्तु एवं सेवा कर भारत में लागू एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसे वन नेशन वन टैक्स के अवधारणा पर लागू किया गया था ओके। ये जीएसटी की शुरुआत कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से और इसका जो संवैधानिक आधार पड़ा है 101वां जो संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, उसी के तहत ये क्या आपका एक्ट बन के ये आपका लागू हुआ। प्रकृति में कैसा है, नेचर में कैसा है? गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहाँ जो जाएगा ना, मान लिया यहाँ से मशीन खरीदे हैं तो यहाँ है आपका डेस्टिनेशन, यहाँ ले जाना है तो यहाँ का आदमी जे मतलब वो टैक्स भरेगा, तो ऐसा है डेस्टिनेशन बेस्ड। अब याद रखिएगा मतलब मान लिया जाए कि हम लोग मुंबई से अगर कोई मशीन लाते हैं आपका गुजरात में, तो ये गुजरात वाले पर ही टैक्स देना पड़ेगा, गुजरात वाला ही टैक्स देगा, ओके? ना कि मुंबई वाला देगा, ओके? तो ऐसे आप याद रखिएगा। आपका क्या है जीएसटी का प्रकार है कि एक सेंट्रल जीएसटी होता है और एक आपका स्टेट जीएसटी होता है और एक आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है और एक होता है यूटी जीएसटी भी होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो होता है यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होता है ना अंतर राज्य व्यापार पर केंद्र द्वारा संग्रह किया जाता है। तो ठीक है, अगला हम लोग जो चलते हैं इसका आपका एक जीएसटी काउंसिल होता है, ठीक है? जीएसटी काउंसिल में क्या होता है ना कि संवैधानिक निकाय है, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक न्याय है जो आर्टिकल 279 जो हमारा क्या है प्रावधान करता है।
अध्यक्ष कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल का, तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो ये याद याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके, और सदस्य सभी राज्यों के जो भी वित्त मंत्री होंगे वो इनके सदस्य होते हैं। कार्य क्या होता है, कर जो टैक्स रेट होता है ना उनको तय करना, और कितना आपका छूट दिया जाएगा और क्या नियम होगा उसके लिए ये कार्य करते हैं। जीएसटी की प्रमुख कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे मल्टी स्टेज टैक्स होता है, हर चरण पर मूल्यवर्धन लगता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। ये आपका टैक्स पर टैक्स से मुक्ति होता है। जब मान लिया जाए कि अगर कोई मशीन बनाए, वो मशीन लाए, ठीक है, उस पर हम टैक्स दिए, उससे हम बिस्किट बनाए तो फिर उस पे भी टैक्स। तो ये क्या होता है ना कि ये इसका टैक्स जितना लगता है, फिर वो क्या देता है, सरकार इसको वापस देता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो मैं आपको वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, एकीकृत बाजार अंतर राज्य बाधाएं कम होता है इससे, ठीक है। एकीकृत बाजार किया, डिजिटल अनुपालन जैसे जीएसटी एन पोर्टल आपका लॉन्च किया, ठीक है। जीएसटी की दरें क्या है, जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कौन सा कितने कितने दर हैं, मतलब टैक्स रेट, टैक्स स्लैब रेट क्या है आपका, 0%। जो आवश्यक वस्तु अनाज दूध, इस पर 0% टैक्स है। हाल ही में घटाया, 5% आवश्यक वस्तुओं पर, 12% वाले हटा दिया है, अब 18% है। अधिकांश वस्तुओं पर मतलब 18% लगता है, 28% विलासिता एवं हानिकारक, और 40% आपका कर दिया है पान मसाला वगैरह पे, जो आपका स्वास्थ्य हानिकारक है उस पे। और कुछ वस्तुओं पर शेष भी लिया जा रहा है। और मैं आपको द हिंदू आप जब पढ़ोगे ना जाके वहाँ पे, तो मेरे चैनल पे है, इसी चैनल पे, तो आपको क्या है कि आपके जो ये जीएसटी वगैरह का जो भी है, आप उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, और आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से जीएसटी के बारे में भी, आपको जीडीपी के भी बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का भी हमारा जो आज बैच आएगा आपका 9 बजे, कल नहीं आ पाया था। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब में फिर से मतलब है कि आपको 1K का मेरा एक सब्सक्राइब का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा करवाइए। जिनको भी जो भी आपको इस आपके मतलब क्लास में कुछ कमियां हैं, तो आप फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में तो ये तो बताइए कि हाँ सर अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक 1K का हम का एक है। और हमारा जो वैरायटी एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी या फैमिली की ओर से मांग है, और मैं आप लोग को तभी कुछ उनसे बोलकर कुछ बड़ा करवाने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ ये आप आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है आपका, आपका ये आपका चैनल है। ओके, आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे करवाया जाएगा। ओके, तो पहला हमारा क्या आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका जीएसटी से संबंधित। तो जीएसटी से संबंधित हम लोग चलते हैं। ये बोल रहा है कि जीएसटी को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता पड़ी थी। तो 101वां जो कब हुआ था, 2016 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा, जिसके तहत क्या हुआ था कि आपको आर्टिकल नंबर आप याद ये लिख लीजिएगा, अगर ये लिखना है तो 246 ए और 269 ए और 279 ए को जोड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन से। और 279 ए में क्या करता है, जीएसटी काउंसिल परिषद आपका गठन करने का प्रावधान करता है। दूसरा नंबर है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो गंतव्य आधारित हमारा कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड आपका टैक्स है। इसलिए मतलब है कि जीएसटी का कर भार जो है उपभोग के स्थान पर है ना, उपभोग के स्थान पर ही पड़ता है। जो उपभोग कर रहा है वही इसका जीएसटी मतलब टैक्स भरेगा। ओके, अगला जो हमारा है आपका जीएसटी परिषद, जो जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अभी हम लोग पढ़े 279 ए, ठीक है। जीएसटी परिषद गठन, ये जो जीएसटी से जुड़े निर्णयों का सर्वोच्च निकाय ये है कौन, जीएसटी काउंसिल। अगला हमारा जो प्रश्न है आपका 4th नंबर, कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। और इनका सदस्य जो होता है राज्यों के सभी वित्त मंत्री, जो भी राज्य है आपके 28 राज्य है, और बाकी जो है उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं, और जहाँ भी यूटीज में भी जो सॉरी वित्त मंत्री है, वहाँ के भी मतलब इनका आपका सदस्य होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 5वां नंबर, अंतर राज्य व्यापार पर कौन सा जीएसटी लगाया जा सकता है, तो ये कौन सा लगाया जाता है, हमें पता है कि आईजीएसटी लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये आपका लगाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या प्रश्न कह रहा है,
6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपका जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको देखिए मैं बता रहा था कि जैसे दोहरे आपका कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करना है। क्या होता है ना कि आईटीसी के तहत होता है कि टैक्स पर टैक्स की समस्या समाप्त होती है। क्या होता है ना जिससे जो अंतिम उपभोग कर रहा है ना, उसी पे टैक्स पड़ना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम मशीन खरीदे हैं और इससे हम बिस्कुट बनाना है, तो बिस्कुट तो हम किसके लिए बनाए? सामने वाले के लिए खरीदने हैं जो इसको कंज़्यूम कर रहा है, तो उस पे ही टैक्स लगना चाहिए। उसका टैक्स जो है, ये हमारा क्या होगा क्रेडिट बन जाएगा, ठीक है? फिर हम बिस्कुट वाले टैक्स नहीं भरेंगे, या तो हमारे से मशीन वाला टैक्स ले ले या तो बिस्कुट वाला टैक्स ले ले, ओके? तो ये होता है आपका इनपुट क्रेडिट टैक्स। 7वां नंबर है, आप जब इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ोगे ना, अरे यार आप एक बार हम लोग से जुड़िए तो सही आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत, कोई भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। और क्या है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो देखने में अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं इन लोग के पास अभी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण आप लोग थोड़ा-सा सोच में पड़ जाते होंगे। लेकिन आप एक बार हमारे क्लास करिए, आपको ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहने के बावजूद भी मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं खुद से करता हूँ यार, और आपके लिए मैं लाता हूँ। तो कुछ तो एप्रिशिएट कीजिए, तब भी तभी ना आप लोग के लिए भी मैं अच्छा कर पाऊँगा। और जब हमारा जब पूरे तरीके से ओपनिंग जब होगा हमारे इंस्टीट्यूट का, तो आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग आप लोग के सामने पेश करते हैं, ठीक है? तो ये भी आप एक 1K का हम लोग का मुहिम है, सब्सक्राइबर को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करवाइए, और जो भी देखते हैं आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो नहीं किए हुए हैं जो, ठीक है? अगला प्रश्न जानते हैं, निम्नलिखित में कौन-सा जीएसटी कौन-सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है? तो आप ये देखिएगा, हमारा जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है? जीएसटी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है आपका इनकम, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है आपका जीएसटी आ जाता है, ठीक है? आपको टैक्स वैक्स जो पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में है, यहाँ पे थोड़ा-सा समय की कमी होती है, तो यही कारण मैं आपको जल्दी-जल्दी बताता हूँ, ठीक है? जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा क्या है कि जीएसटी परिषद के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। तो ये क्या ये से आपका सही है, ठीक है? पहला, जीएसटी परिषद के निर्णय राज्यों पर कानूनी से रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, जीएसटी जो होता है ना, इसका निर्णय जो होता है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। हालाँकि व्यवहार में इसको अभी माना जा रहा है। तो इसलिए हमारा सही ये कांसेप्ट बेस्ड है। ये आप याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको आप स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा क्लास? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिएगा। अपना माँग भी आप कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारा एक 1K का सब्सक्राइबर का मुहिम है, आप उसे पूरा करवाइए, और जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। और मैम की भी क्लास अभी आने वाली है, और हमारी क्लास आज रात 9 बजे के बाद आपका प्रीमियर करवाया जाएगा, आपका एनसीईआरटी बैच, ठीक है? और द हिंदू का भी क्लास आप देख सकते हैं। आज थोड़ा-सा लेट से अपलोड हो पाया था। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।